हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस डिस्कशन में बहुत सारे न्यूज़पेपर से आर्टिकल लिए हैं सच एज इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारी मैगजीन। ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है और वेरियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे ज़रूर सॉल्व होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोटो है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। मेरा एम रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को कवर करना और टॉपिक में क्लियरिटी लाना। कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। आज आप देखोगे जो पहले टॉपिक छोड़े होंगे वो आज के डिस्कशन में कवर हो जाएंगे। देखो पहली हेडलाइन देख लो जो आई है, SIR to find those with multiple voter ID। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हम जो इलेक्टोरल रोल में चेंज कर रहे हैं, जो इलेक्टोरल रोल चेंज किया जा रहा है बिहार में और इसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर, तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है कि मल्टीपल आईडीज हैं। मतलब जो वोटर्स हैं उनके पास मल्टीपल आईडीज हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन दिल्ली में रह रहा है, तो यहाँ दिल्ली में उसके पास वोटर आईडी है। और अब जो है वो बिहार में भी रह रहा है, बिहार चला गया कुछ दिन पहले तो बिहार की भी वोटर आईडी। तो मतलब ये कहने का है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं इलेक्टोरल रोल में चेंजेस हो रहा है। अपोजिशन क्यों अपोज कर रही है? क्योंकि लास्ट में क्या होता है, अगर चेंजेस आते हैं तो जो फेवर में वोट देने वाले होते हैं उनकी वोटर आईडी एक्सेप्ट कर ली जाती है और अगेंस्ट वालों की एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो यही कहना है हमारे अपोजिशन के मेंबर का और मेन अपोजिशन मेंबर राहुल गांधी जी का। तो इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कि चीफ इलेक्शन कमीशन का ओवरव्यू और एमसीक्यूज। जितना ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस और जितने ज्यादा एमसीक्यूज उतनी क्लियरिटी होगी आपकी टॉपिक्स में। ठीक है। कंटेक्स्ट का मतलब होता है टॉपिक को याद रखना। तो क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मगर दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो आर्टिकल 324 के अंदर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इलेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था पंचायत के इलेक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और करवाए जाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्योर 6 साल और 65 ईयर होता है। अगर आपकी 65 ईयर एज नहीं हुई है तो आप 6 साल के लिए करोगे और 65 ईयर एज होने वाली है तो आपको 65 ईयर की एज में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। ये रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है एज पर द सर्विस रूल। आप सोचें ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है क्वेश्चन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है? ऐसे कर कर यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वन स्टेटमेंट दे देगा कि ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, वही गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चीजें याद रखना होती है। रिमूवल प्रोसेस क्या है? रिमूवल जो है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है कि क्या होता है, 100 मेंबर जो है लोकसभा में स्टेटमेंट देते हैं स्पीकर को और अगर राज्यसभा को देना तो 50 मेंबर राज्यसभा में चेयरमैन को स्टेटमेंट देते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन देते हैं कि हम इनको रिमूव करना चाहते हैं। अब ये स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यही नल एंड वॉइड हो जाता है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, एक कमेटी होती है, उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और बहुत सारे जजेस होते हैं। वो जजेस एक्सेप्ट, अगर जजेस कहते हैं हाँ इन्होंने फ्रॉड किया है, ये मिसबिहेवियर है या इनकी कैपेसिटी में नहीं था, तो वहीं पर उन्हें रिमूवल की प्रोसेस चालू हो जाती है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर। अब स्पेशल मेजॉरिटी जो है लोकसभा में भी चाहिए, राज्यसभा में चाहिए। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं और रिमूव होते हैं। अभी तक कोई भी इंडिया का जजेस कंप्लीट तरह से रिमूव नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये रिमूवल की इम्पीचमेंट के थ्रू प्रोसेस बताई, प्रूवन मिसबिहेवियर देखो बताया और इनकैपेसिटी, ये दो चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इक्वल पावर, अब क्या इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होता ही होता है हमारे किसमें
इसमें क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, मगर उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब ये 2 इलेक्शन कमिश्नर क्या है, जब भी कोई मैटर डिसाइड होगा तो इक्वल पावर है मेजॉरिटी के बेसिस मान लो कहीं पर पोलिंग बूथ बूथ में गड़बड़ी हो गई। अब बूथ में जहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उस बूथ को क्या करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर डिसाइड करेंगे क वहाँ पर री-इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि वहाँ होना चाहिए, मगर इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं नहीं, नहीं वहाँ नहीं होना। तो जो 2 वोट हो गए, यहाँ 1 वोट हो गया, तो इनकी मानी जाएगी, जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अदर प्रोविज़न क्या है? अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है, ये वही ज़िक्र हो रहा है कि जो एक जो हमारा केस था उससे रिलेटेड ज़िक्र हो रहा है कि किस तरह से उसमें अपॉइंटमेंट किया गया। देखो क्या होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, वो एक कमेटी करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो है ये अमेंडमेंट हुआ और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि जो है इसका अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इम्पार्शियल होना चाहिए। देखो ये भी एक गवर्नमेंट का मेंबर हो गया, ये भी गवर्नमेंट का मेंबर हो गया, तो 2 एक से वोटिंग पावर ज़्यादा हो गई, तो अपोजिशन का कुछ भी से नहीं रहता है यहाँ पर। जब अपोजिशन कुछ कह ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकती है, तो ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इम्पार्शियलिटी तो इसमें परमानेंट होना चाहिए। तो यही रिकमेंड किया था, तो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट करता है हमारे पीएम, इसको हटाकर यहाँ पर क्या था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मगर क्या हुआ अमेंडमेंट हुआ और इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। देखो एमसीक्यू देख लो, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी करीब आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। एमसीक्यूज़ क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रेफरेंस में आप कुछ स्टेटमेंट देखिए। चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बताया। पूरा प्रोसेस रिमूवल का अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर, मैंने इक्वल पावर बता दिया आपको, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और स्टेटमेंट वन देख लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली इम्पीचमेंट नॉट बाई एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना, ये तो आपको पता ही है इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो ये हमने पहला आर्टिकल थॉरोली डिस्कस किया। कोई पॉइंट छूट जाएंगे फिर से फ्यूचर में आएगा, फिर डिस्कस कर देंगे, इस तरह से रिवीजन होगी बार बार। आपके आपका कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। अगर आप रिवीजन से बचोगे, अरे सर बार-बार एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, सीधी-सीधी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेवी इंडक्ट इंडिजीनियस आईएनएस उदयगिरी। देखो आईएनएस उदयगिरी के बारे में आप जान लो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है, स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ लिख कर बताता हूँ, स्टील्थ। देखो स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है? देखो फ्रिगेट जो होता है वो डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, ठीक है? डिस्ट्रॉयर क्या होता है? बहुत लार्ज लेवल पर डिस्ट्रक्शन करता है अगर नेवी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जबकि आप देखेंगे फ्रिगेट क्या है? डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोजेक्ट 17 के तहत, इस 17 ए के तहत नीलगिरी क्लास में इसको बनाया गया। मतलब ये शिप जो फ्रिगेट बनाई गई है, जो हमारा प्रोजेक्ट 70 ए चल रहा है, नीलगिरी क्लास जिसे बोलते हैं, उसके तहत बनाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसको बनाया है मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, जो मुंबई में है। मुंबई में मज़ागांव डॉक शिप बिल्डर है, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टील्थ है और मॉडर्न प्रोपल्सन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब डीज़ल और गैस का यूज़ हुआ है, और कैसे टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे इंडस्ट्रियसली डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। देखो ये प्योरली इंडिजीनियस नहीं है, 80% जो मटेरियल है इसमें इंडिजीनियस यूज़ हुआ है, बाकी जो मटेरियल है वो फॉरेन से हमने इम्पोर्ट किया है, ठीक है? तो ये नीलगिरी क्लास है, डिस्ट्रॉयर है, वो सॉरी फ्रिगेट है, और डिस्ट्रॉयर में मैंने डिफरेंस भी बता दिया, आपको क्लैरिटी हो गई इस आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ पूछ ली जाती हैं कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में क्या डिफरेंस है? मज़ागांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है तेलंगाना। देखो तेलंगाना की जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, उससे
उससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि किस तरह से नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ है, बहुत सारे एक्ट का उल्लंघन हुआ है, ये सी सब चीज़ें देखने की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अब तक 36 लोगों के मरने की न्यूज़ आ रही है। तो ये एक बहुत दुखदाई न्यूज़ है, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बढ़ना चाहिए और कंपनसेशन की प्रोसेस तेज़ होना चाहिए। देखो इसमें एक चीज़ जान लो, वो कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है वो चीज़ जान लो, जैसे लोकेशन, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होना चाहिए और नेचर ऑफ इंसिडेंट्स क्या है ये पता होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ डोथ डेथ और कैज़ुअल्टी का पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने किस तरह से कंपेंसेशन किया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इसमें देखो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता चले कि भाई ये आर्टिकल आया है इसमें से हमें पढ़ना क्या है। तो देखो इसमें केमिकल एक्सीडेंट रूल होते हैं कुछ। केमिकल एक्सीडेंट रूल अभी हम इसको डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। ये 1996 में आए हैं और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है। तो इनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, किस तरह से केमिकल को मिलाया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है केमिकल को मिलाते समय एक्सप्लोजन होता है, जैसे ये देखो ये फायर क्रैकर है। तो ये फायर वर्क में क्या हुआ, यहाँ ब्लास्ट हुआ तमिलनाडु में। तो इसमें क्या हुआ है कि आप जब केमिकल्स को मिला रहे हैं तो ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है केमिकल एक्सीडेंट रूल लगते हैं और फैक्ट्री एक्ट 1948 को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मिस नॉर्म्स हुआ है, इसमें क्या है कवर नहीं किए गए नॉर्म्स को और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रॉब्लम इमर्ज होकर आई हैं, ठीक है? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। बहुत सारे जो लीगल एक्शन होते हैं कि भाई आप प्रॉपर ड्रेस पहनोगे, प्रॉपर टेक्सटाइल जो होती है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल कहते हैं, मोटा-सा कपड़ा होता है, उस समय मिलाते समय केमिकल को आपस में जब मिलाओगे तब ऐसे वर्क करोगे, तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें एक रोल और आ जाता है, वो आप जान लो जब इस तरह के आर्टिकल पढ़ो, तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, ये जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स है, इसको बनाया गया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। इसमें नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स आती है और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स आती है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनडीआरएफ बोलते हैं, एसडीआरएफ बोलते हैं। तो इनका रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप फ़िक्र मत कीजिए, इसको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और नेक्स्ट इसको डिस्कस भी करूँगा। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देख लो आप, जो इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है और ये क्वेश्चन उसमें पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फॉर फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996 वर नोटिफाइड अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, बिल्कुल गलत। मैंने बताया केमिकल एक्सीडेंट रूल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप दो को काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, तीसरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज लीगली इन्फोर्सेबल अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये बिल्कुल गलत है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। किसी को कंपनसेशन मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, बहुत सारी इसमें दिक्कतें देखने को आती हैं। तो आप देखोगे कि एसडीआरएफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। दूसरी चीज इनकरेक्ट है, केमिकल एक्सीडेंट रूल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आते हैं। और तीसरा भी गलत है कि जो कंपनसेशन है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर फ्रंट पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। नेक्स्ट आर्टिकल है कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड। देखो इंडिया चाइना एग्री हो गए हैं रिवाइव करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो बहुत सालों से रुकी हुई थी। आपको लोकेशन डिस्कस करेंगे, आपको एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सब चीज आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना में है, ये चाइना में स्थित एक मानसरोवर के ऊपर माउंटेन है।
उस माउंटेन के नीचे मानसरोवर लेक है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है और बहुत सारी रिवर वहाँ से निकलती हैं। तो थोड़ा-सा हम माउंट कैलाश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये काल कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में पढ़ लेते हैं, लिपू लेक और नाथुला पास के बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ-कहाँ से यात्रा होकर जाती है। देखो माउंट कैलाश एक डायमंड शेप पीक है, ठीक है? यहाँ पर आप देख लो डायमंड शेप पीक ये है। ये जो है माउंट कैलाश है। ये डायमंड शेप पीक इन्होंने इसी को कहा है। ये डायमंड शेप पीक है और ये ब्लैक रॉक की बनी है और ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत में है, जो आज ऑटोनॉमस रीजन था मगर अब वो चाइना का पार्ट है, ठीक है? इंडिया ऑर्गेनाइज़ करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा एनुअली जून से सितंबर के बीच लेपु लेक उत्तराखंड में और नाथुला पास जो है सिक्किम में। मतलब 2015 से सिक्किम से भी यात्रा होने लगी, मगर 1981 से लेपु लेक पास से ये होती थी। अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अब आप अगर लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैलाश रेंज है, ठीक है? कैलाश मानसरोवर है और ये जो है मानसरोवर लेक है। तो कैलाश के जाने के लिए यहाँ पर ये लेपु लेक है, आप ये देखो, ये लेपु लेक है। ये उत्तराखंड का पार्ट है, अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ देख लो, यहाँ पर है लेपु लेक, ठीक है? ये आप देखो, ये लेपु लेक है। ये जो काला पानी क्राइसिस हुआ था नेपाल से, नेपाल ने ये कहा था जो येलो रीजन है ये हमारा है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली नॉर्थ से साउथ की तरफ लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपु लेक एंड लिम्पियाधुरा डिस्प्यूट जो था। लिम्पियाधुरा है, काला पानी है और लेपु लेक पास है। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। हम बार-बार डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीज़ें रट जाएँ। तो मैंने यहाँ पर बताया कि लेपु लेक पास कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको डिस्कस किया कि नाथुला पास कहाँ, नाथुला मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी, नाथुला मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नाथुला पास कहाँ है? ये देखो नाथुला, मैं खालिज कर दे रहा हूँ, ये नाथुला है। भूटान और सिक्किम के बगल में एक एरिया है, वहाँ से नाथुला पास जाती है। शायद यहाँ पर डोकलाम क्राइसिस भी यहीं पर हुआ था। अगर आप सर्च करेंगे तो डोकलाम क्राइसिस देखना शायद यहीं पर हुआ था। अगर नहीं क्लियर है तो हम आगे इसको एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। अब माउंट कैलाश के बारे में बताया गया है कि इसकी हाइट जो है 638 मीटर है और ये सेक्रेड पीक कहा जाता है। किसमें? हिंदू धर्म में, बुद्धिज़्म में और जैन में एंड बॉन्स में। बॉन्स क्या है? इंडिजीनियस रिलीजियन है तिब्बतन का, ठीक है? बॉन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर मुस्लिम नहीं आ रहा है, क्रिश्चियन नहीं आ रहा है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड बॉन्स आता है। ठीक है? तिब्बतन बुद्धिस्ट कॉस्मिक एक्सिस है और ये माउंट मेरू के बगल में है जो हीवन से कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर क्या है, तिब्बतन बुद्धिस्ट क्या है, मानते हैं कि जो ये कैलाश माउंटेन है ये डायरेक्ट हेवन से कनेक्ट करता है अर्थ को। यहाँ से डायरेक्टली वहाँ डायरेक्ट कनेक्शन इन्हें देखने को मिलता है। मतलब आप डायरेक्ट हेवन में यहाँ से जाएँगे। हिंदुइज़्म में इसे लॉर्ड शिवा का और गॉडेस पार्वती का घर बताया गया है। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तिब्बतन बुद्धिस्ट का चाहे ना पता हो, मगर आपको पता होना चाहिए ये एबोर्ड है लॉर्ड शिवा का और गॉडेस पार्वती का। जैनिज़्म में क्या है? कैलाश इज़ अष्टपदा। कैलाश जो है वो अष्टपदा है और ऋषभनाथ अटेन द एनलाइटनमेंट। मतलब क्या है, जो पहले तीर्थंकर हैं जैनिज्म के ऋषभनाथ, उन्हें यहाँ से अटेनमेंट प्राप्त हुआ जो माउंट कैलाश के नियर में था। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको बताया कि किस तरह से ऋषभनाथ को यहाँ पर अटेनमेंट हुआ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म के तीर्थंकर पूछता है तो ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। आपको ये बताना है जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे वो कौन से थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर कौन थे जैनिज़्म के, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने चीज़ डिस्कस की। आगे क्या बताया गया है कि माउंट कैलाश के नीचे ही जो है एक लेक है जिसे हम मानसरोवर लेक कहते हैं। वहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं जैसे सतलज, ब्रह्मपुत्र, कामली, इंदस, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि माउंट कैलाश की हाइट जो है कम है माउंट एवरेस्ट से, मगर तब भी यहाँ पर प्रोहिबिट है यहाँ पर क्लाइंबिंग करना। अनक्लाइंबिंग रीजन है क्योंकि ये सेक्रेट एरिया है। यहाँ पर किसी को जाना मना है, बस आप सेक्रेट पर्पस से जा सकते हैं, वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कर दी। अब आप एक एमसीक्यूज़ देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है? इट ऑर्गेनाइज्ड बाय बोथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। बिल्कुल सही। ये अगर आप सर्च करेंगे
तो बिल्कुल सही होगा ये। मैंने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में दिया है ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। आपको कहीं मिलेंगे नहीं, फिर आप भटकते फिरेंगे। यात्रा इंक्लूड रूट्स थ्रू नाथुला पास, ये मैंने डिस्कस किया। और लेपू लेक पास उत्तराखंड, बिल्कुल सही। ठीक है, माउंट कैलाश इज़ लोकेटेड इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल अभी तो मैंने बताया चाइना के बीच करार हुआ तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नहीं होगा। मानसरोवर कंसीडर सेक्रेड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बौद्ध, बिल्कुल सही। तो तीसरा छोड़कर बाकी सब ठीक है, 1 टू 4 ये सब बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यात्रा को ऑर्गेनाइज करती है चाइनीज़ अथॉरिटी से मिलकर, कोऑर्डिनेट कर कर, और इंडिया में मिनिस्ट्री जो होम अफेयर है वो प्ले करती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है शुभांशु शुक्ला जी से। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, शुभांशु शुक्ला जी अपनी इंडियन हिस्ट्री में सेकंड ऐसे मेंबर हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा जी यहाँ से गए थे। मतलब यहाँ पर लिखा है 41 सालों के बाद, मतलब ऐसा 41 सालों के बाद फर्स्ट मेंबर है। मगर अगर आप यही को देखेंगे कि पूरी हिस्ट्री में तो सेकंड है। तो इस तरह की यूपीएससी को बहुत पसंद आती हैं चीज़ें। भाई यूपीएससी सोचता है आपके माइंड को चेक करना। अरे लिख देगा फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस इन 41 ईयर। तुम कहोगे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, राकेश शर्मा भी गए थे। नहीं, 41 सालों में वो ही गए, मगर इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे। तो ये सेकंड इंडियन है जो स्पेस में गए हैं, किसके बाद? राकेश शर्मा के बाद पूरी हिस्ट्री में, ठीक है? ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हमने देखा कि एक्सियम 4 मिशन के तहत गए, 14 दिन की यात्रा पर गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। एक्सियम 4 मिशन क्या है? देखो, इसमें स्पेसक्राफ्ट जो हो रहा है, हमारा स्पेस एक्स का यूज़ हो रहा है फाल्कन 9। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सियम एक प्राइवेट एजेंसी है जो लोगों को खाली सीटों पर बिठाने का करार करती है। मान लो इसने कहा कि हम फाल्कन 9 भेज रहे हैं स्पेस स्पेस में और हमारे 2 मेंबर जाएँगे। भाई 2 सीटें खाली रहेंगी तो स्पेस एक्स कहीं करार नहीं करेगा। एक्सियम कहेगी कि हम आपको ये 2 मेंबर देते हैं। तो ये 2 मेंबर एक्सियम देंगे तो ये इस तरह से ये पूरा प्राइवेट मिशन हो जाता है। आप इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ देख लो। एक्सियम 4 मिशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? मिशन इंक्लूडेड एस्ट्रोनॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। देखो, एक्सक्लूसिवली इस तरह से बहकाता है यूपीएससी। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब यहाँ पर क्या है कि केवल, तो ये गलत हो जाएगा। यूरोपियन कंट्री से ही नहीं गए यहाँ, देखो टर्की तो यूरोपियन कंट्री है, टर्की से गए हैं, इंडिया से गए हैं और प्राइवेट एजेंसी भी गई है। इट लॉन्च अबोर्ड स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर यूएसए, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। एक्सियम स्पेस व्हिच ऑर्गेनाइज द मिशन इन प्राइवेट कंपनी बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट, मैंने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल सही है। मिशन क्रू कंप्राइज एस्ट्रोनॉट फ्रॉम बोथ नेशनल एजेंसी एंड प्राइवेट, और बिल्कुल सही। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल राइट है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? कि एक्सक्लूसिवली केवल यूरोपियन नहीं है, यहाँ पर इंडियन भी हैं, यूएसए भी हैं, पोलैंड से भी हैं, हंगरी से भी हैं एंड सो ऑन। ठीक है? ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, एक्सियम प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री एक्सियम भी पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से हमने आज के आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लग रही है, बुरा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।